ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर यह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा है। जंगलों में आग का बढ़ता जोखिम, या आजकल जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं आती रहती है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। देश भर में जंगलों में आग लगना अब एक सामान्य घटना बन चुकी है, और इससे न केवल प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, बल्कि वन्य जीवों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रबंधकीय कमियों और मानवीय लापरवाही के कारण यह समस्या जटिल होती जा रही है। हालात को देखते हुए वनों को बचाने के लिए अब सजगता के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रपट 2023 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष आवरण यहाँ की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। और स्टेट ऑफ वाइल्ड फायर्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि जंगलों में वर्ष 2000 से 2019 के बीच आग लगने की घटनाएं 10 गुना तक बढ़ी हैं, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश जंगल में आग की घटनाओं के मामले में सबसे अधिक प्रभावित रहा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब भी इससे काफी प्रभावित हुए। हिमालयी क्षेत्रों में चीड़ के विशाल वन सुईनुमा सूखी पत्तियों के कारण शीघ्र ही आग पकड़ लेते हैं। ये पत्तियां सूखने के बाद बेहद ज्वलनशील हो जाती हैं और इनमें तेल की मात्रा अधिक होती है, जो आग में घी का काम करती है। मध्य भारत, विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में साल और बांस के जंगल मुख्य रूप से शुष्क मौसम फरवरी से जून में आग की चपेट में आ जाते हैं। यह हर वर्ष की समस्या है। यहाँ सबसे भीषण आग अप्रैल और मई के महीनों में लगती है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के वन भी आग से छूते नहीं है, और इसी तरह असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के वन भी संवेदनशील हैं। इन दिनों देश भर में भीषण गर्मी और लू के कारण लोग बेहाल हैं। वहीं जंगल भी प्रभावित हुए। देश के 1 दर्जन राज्यों में कई जंगल आग की चपेट में हैं। उपग्रहों से मिले आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगने के मामले सामने आए। उत्तराखंड और तमिलनाडु से जंगलों में आग लगने की खबरें आ रही हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी जिले तथा उससे लगे मुदुमलई, कोयम्बटूर और एरोड के जंगल आग से जूझ रहे हैं। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वायुसेना की मदद की जरूरत पड़ गई है। असम, मणिपुर के जंगल भी आग से धधक रहे। पूर्वोत्तर के जंगलों में आग लगने की अधिक आशंका रहती है। वर्ष 2025 की पर्यावरण लेखांकन रपट और दूसरे रपटों के अनुसार भारत में जंगलों में आग गंभीर समस्या बनी हुई है। ये जरूर आप लोग लिखा करिएगा। यही तो आज आंसर राइटिंग में और निबंध में आपको लिखना है। आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़े भी दिया करिएगा और सटीक आंकड़े लिखा करिएगा। आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 से जून 2025 की अवधि के दौरान आग लगने के अनेक मामले सामने आए, और सोमी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप उपग्रह पर लगे VIIRS सेंसर के जरिए ये आंकड़े एकत्रित किए गए थे। आग लगने की घटनाओं के कारण वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा हाल के अध्ययनों में यह भी बताया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान जंगलों की आग से भारत में करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। वैश्विक स्तर पर भी वर्ष 2024 में कनाडा और अमेरिका में लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल राख हो गए हैं। भारत में जंगल में आग लगने के 90% से ज्यादा मामले मानव जनित हैं। किसान फसल अवशेष जलाकर खेत तैयार करते हैं, और जिसकी चिंगारी जंगल तक पहुंच जाती है। महुआ, तेंदुपत्ता और जड़ी बूटियों की अवैध कटाई के बाद आग लगाकर साक्ष्य मिटाने की प्रवृत्ति भी आम है। पर्यटक और चरवाहे जलती माचिस की तीली, बीड़ी या सिगरेट फेंक देते हैं, और इससे भी आग लगती है। और आप देखते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों या शिकार के लिए भी आग लगाने का प्रचलन है, जो अनियंत्रित हो जाती है। जंगलों में आग की बढ़ती घटनाएं जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ी हैं। गर्मियों का मौसम लंबा हो गया है, वर्षा अनियमित है और तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। जलवायु परिवर्तन ने शुष्क मौसम को 3 महीने लंबा कर दिया। कम आर्द्रता, तेज हवाएं, उच्च तापमान से आग भड़कती है। चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ों की पत्तियों से भी आग बेकाबू होती है।
और जंगल की आग से जैव विविधता नष्ट होती है, हजारों पेड़ पौधे जल जाते हैं, पशु पक्षी मारे जाते हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से जलाशय दूषित होते हैं और बाढ़ का खतरा पैदा होता है। कार्बन उत्सर्जन होता है जो वैश्विक ताप को तेज करता है। नए वैश्विक अध्ययनों से सामने आया कि जंगलों की आग हर साल औसतन 14.3 करोड़ टन जहरीले प्रदूषक छोड़ दे रही है और इससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की चुनौती और भी जटिल हो रही है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जंगलों की आग पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा मात्रा में हानिकारक गैस और कार्बनिक यौगिक वातावरण में छोड़ रही है। इस आग से निकलने वाले धुएं में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि कई ऐसे कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस समस्याएं बताई जा रही हैं, देख रहे हैं। आग से पर्यावरण तो प्रभावित होता ही है, भारी आर्थिक नुकसान भी होता है। वनवासी ज्यादा प्रभावित होते हैं, धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर और हृदय रोग बढ़ाता है। आग पर काबू पाने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी भी नजर आती है और जिससे आग फैल जाती है। एक और वन विभाग में कर्मचारियों की कमी तो दूसरी ओर पुराने उपकरणों और समन्वय के अभाव की वजह से आग को नियंत्रित मुश्किल हो जाता है और बजट की कमी से अग्निशमन यंत्र, वाहन और प्रशिक्षण का कार्य प्रभावित होता है। फायर लाइन्स बनाने पर भी खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि इसे बनाने के लिए सूखी वनस्पतियों और घास जैसी सामग्री हटाई जाती है। खाइयां और रास्ते भी बनाए जाते हैं। इससे आग का फैलाव रोकने में काफी मदद मिलती है। आग के जोखिम को बढ़ाने वाली कई गतिविधियां लोगों को की रोजी रोटी और पुरानी प्रथाओं से भी जुड़ी हुई है, इसलिए बिना उपयुक्त विकल्पों के उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता है। इस पक्ष पर खास ध्यान देने की जरूरत है। जंगल की आग को प्रबंधित करने के लिए ठोस योजना जरूरी है। दूसरे देशों में जंगलों की आग रोकने बचाव के उपाय बहुआयामी है। वहां तकनीक, समुदाय भागीदारी, नीतिगत प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है, तो इन देशों से हम लोग सीख सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ ने आग की तीव्रता से निपटने के लिए नवीन रणनीतियां अपनाई। भारत को भी इन देशों से सीख लेकर वनों को आग से बचाने के लिए मजबूत योजना बनानी होगी। बेहतर प्रबंधन के लिए बजट बढ़ाने के साथ कृत्रिम मेधा और ड्रोन तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। वनों से जुड़ी समुदायों को साथ लेकर इस योजना पर काम करना होगा। मानदेय देकर उनका उत्साह बढ़ाया जा सकता है। इंसानी गतिविधियों लापरवाही जंगल की आग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, इसलिए लोगों को जागरूक करने का पर ध्यान देने की जरूरत है। वनों को आग से बचाना हम सभी के हित में होगा और हमारे सभी के लिए अच्छा भी होगा अगर ऐसा होता है तो। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये दृष्टिकोण का दायरा, ये वन जीवन सतत रूप से गतिशील है। गतिशीलता की इस यात्रा में यह भांति भांति के रूप में धारण करता है। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारे अंतर्मन और जीवन के प्रतिबिंब इसको निर्धारित करता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के दौरान लगभग समान परिस्थितियों का सामना करता है। ये परिस्थितियां हैं सफलता, विफलता, सुख, दुख, आपदा, संघर्ष और अवसर। मगर इन परिस्थितियों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया भिन्न होती है। यह भिन्नता दरअसल उनके दृष्टिकोण के अंतर से उत्पन्न होती है। दृष्टिकोण वह मानसिक आईना है जिसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के माध्यम से ही हम संसार को देखते और समझते हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मनुष्य के जीवन का स्वरूप परिस्थितियों की अपेक्षा दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित होता है। दृष्टिकोण केवल विचारों का संग्रह ही नहीं बल्कि यह हमारे अनुभवों, संस्कारों, शिक्षा और जीवन दृष्टि का समन्वित परिणाम होता है। यह वह नींव है जिस पर हम अपने निर्णयों, कर्मों और एवं भविष्य की इमारत खड़ी करते हैं। सकारात्मक, व्यापक और उदार नजरिए से युक्त व्यक्ति कठिन व विषम परिस्थितियों में भी अनुकूल अवसर तलाश लेता है और इसके विपरीत अगर दृष्टिकोण संकीर्ण, नकारात्मक और निराशावादी है तो ऐसा व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में भी असंतोष और विफलता से ही घिरा रहता है। एक सरल से उदाहरण की सहायता से जीवन में दृष्टिकोण की महत्ता को समझा जा सकता है। पानी से आधे भरे हुए बर्तन को दो रूप में देखा जा सकता है, सकारात्मक नजरिए से आधा भरा और नकारात्मक नजरिए से आधा खाली। यही अंतर जीवन के हर क्षेत्र और हर पहलू में दिखता है। दृष्टिकोण ही व्यक्ति की सफलता और विफलता का प्रमुख निर्धारक होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति आशावादी और दृढ़ दृष्टिकोण रखता है वह कठिनाइयों से लेस मात्र भी विचलित नहीं होता और बल्कि उन्हें सीखने तथा स्वयं को निखारने का अवसर मानकर आगे बढ़ता रहता है। आज के समय में जीवन की गति अत्यंत द्रुत हो गई और हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही। ऐसे में दृष्टिकोण
ऐसे में दृष्टिकोण की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। आधुनिक जीवन में तनाव, असंतोष और अवसाद जैसी समस्याएं अनियंत्रित रूप से बढ़ रही हैं। इन समस्याओं का प्रमुख कारण यह है कि हम जीवन की घटनाओं को देखने का संतुलित और सकारात्मक नजरिया अपने भीतर विकसित नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में जीवन में आने वाली अधिकांश समस्याएं उतनी बड़ी और जटिल नहीं होती जितना कि हम उन्हें अपने दृष्टिकोण के कारण बना लेते हैं। अगर हम उन्हें आत्मपरिष्कार और आत्मविश्वास के अवसर के रूप में स्वीकार करें तो वही समस्याएं हमारे व्यक्तित्व को परिमार्जित करने का माध्यम बन सकती हैं। दृष्टिकोण का संबंध केवल आशावाद से ही नहीं बल्कि विवेक और संतुलन भी इसे निर्धारित करने में महती भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं है कि हम वास्तविकता से आंखें मूंद लें। इसका अर्थ यह है कि हम परिस्थितियों को समझदारी, बुद्धिमत्ता और धैर्य की कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार करें और उनमें सुधार या उनकी प्रतिक्रिया की संभावनाएं तलाशें। आज यह नितांत आवश्यक हो चला कि हम आलोचनात्मक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करें ताकि सत्य और भ्रम के बीच सुस्पष्ट अंतर कर सकें। बिना सोचे समझे किसी भी विचार को स्वीकार कर लेना हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण और असंतुलित बना सकता है। अगर हमारा दृष्टिकोण उदार और सहानुभूतिपूर्ण है तो हम दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत अगर हमारा दृष्टिकोण अहंकारपूर्ण और संकीर्ण है तो वह हमारे संबंधों में दूरी और तनाव उत्पन्न कर सकता है। विविधताओं से भरे समाज में यदि लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ का दृष्टिकोण रखें तो बड़े से बड़े मतभेद भी समुचित संवाद के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन अगर दृष्टिकोण कट्टरता और असहिष्णुता से भरा हो तो वही मतभेद संघर्ष का रूप ले लेते हैं। यह भी सच है कि दृष्टिकोण जन्मजात नहीं होता बल्कि यह धीरे धीरे विकसित होता है। आत्मचिंतन, अध्ययन, संवाद और अनुभव के माध्यम से व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को अधिक परिपक्व और व्यापक बना सकता है। जब हम अपने विचारों की सीमाओं को पहचानते हुए दूसरों के अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं तब हमारा दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से विस्तार पाता है। समस्याओं के प्रति केवल आलोचनात्मक दृष्टि रखने से समाधान नहीं निकलते, इसके लिए रचनात्मक और समाधान केंद्रित नजरिया विकसित करना होगा। दरअसल दृष्टिकोण मनुष्य के जीवन का वह आधार है जो उसकी सोच, व्यवहार और उपलब्धियों को आकार देता है। और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण अवश्य हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक, व्यापक और संतुलित बना लें तो जीवन की कठिन राहें भी अपेक्षाकृत सरल हो जाती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर झांक कर यह समझने का प्रयास करें कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। अगर उसमें संकीर्णता, निराशा या पूर्वाग्रह के तथ्य हैं तो उन्हें बदलने का प्रयास भी हमें ही करना होगा। दृष्टिकोण का परिवर्तन ही वह कुंजी है जो व्यक्ति को सीमाओं से मुक्त कर नई संभावना के द्वार खोलती है। परिस्थितियां नहीं बल्कि दृष्टिकोण ही जीवन का वास्तविक निर्माता होता है। क्या होता है? निर्माता होता है। या आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये परीक्षा की सूचिता अभी आपने देखा है कि नीट का एग्जाम हुआ था ना, 22 से 23 लाख बच्चों ने दिया था, वो रद्द कर दिया गया है। मैंने कहा ना कि इन नेताओं को, इन शासन को कोई मतलब नहीं है बच्चों के दुख से। अब आप सोचिए, उन बच्चों की कहानियां सुनिए जो पेपर देकर फ्री हो गए थे। उन्हें लगा था कि चलिए अब की बार हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे, दिमाग से मतलब आप सोचिए माइंड फ्री हो गया था उनका। उनके परिवार आप देखिए किस तरह से लोन लेकर, कर्ज लेकर, कोई महिलाएं अपने गहने बेचकर, गहने गिरवी रखकर पढ़ाते हैं और वो पेपर दे के घर नहीं पहुंच पाते, मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया। मैं कह रहा हूं ना कि इन अब लीपापोती में लग गए और अब आप देखते हैं कि कुछ महीने बाद भूल जाएंगे सब कुछ। 2024 में इस तरह का मामला आया था, क्या हुआ आज तक? कौन सी रिपोर्ट आई? कौन सी जांच हुई? क्या हमने उससे सीख ली है? एक पेपर हम नहीं करवा पा रहे ईमानदारी से, तो आप सोचिए क्या कहें इसके बारे में। देश भर में हर साल लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, मगर उनकी उम्मीदें तब धुंधली पड़ जाती हैं जब परीक्षा में अनियमितताएं की बातें सामने आती हैं या फिर पर्चा फोड़ की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इस बार भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 में पर्चा फोड़ के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस कारण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया है। पिछली बार भी एनटीए पर सवाल खड़े हुए थे, इस बार भी एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। एनटीए की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रहा हूं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
सवाल है कि इस तरह की प्रवेश परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ियों के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। एनटीए का दावा है कि प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसे संबंधित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में पूरी गोपनीयता बरती जाती है और जरूरी सुरक्षा मानदंडों का भी कड़ाई से पालन किया जाता है। फिर क्या वजह है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र चुनिंदा विद्यार्थियों तक पहुंच जाता है। आखिर एनटीए और जांच एजेंसियां उस सिरे को क्यों नहीं ढूंढ पा रही हैं जिसकी वजह से इस तरह की गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है। एक बात और आप लोगों को यहां बता दूं, देख लेना, अब जांच होगी तो पकड़े जाएंगे तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी। बड़े बड़े जो मगरमच्छ है ना, असली जो आप देखें अपराधी हैं, जो असली गुनहगार होंगे, वो छूट जाते हैं हमेशा। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। वर्ष 2024 में नीट की परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि उन्हें दूसरी भाषा के प्रश्न पत्र दिए गए। इसके बाद एनटीए की ओर से क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रभावित परीक्षार्थियों को दिए कृपांक को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे। इससे पहले 2021 में भी कुछ छात्रों को गलत प्रश्न पत्र दिए जाने और कई केंद्रों पर परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतों से विवाद हुआ था। सरकार ने वर्ष 2018 में एनटीए की स्थापना 17 में की थी और इसका उद्देश्य विभिन्न, विकिपीडिया के हिसाब से बता रहा हूं मैं, इसका उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों इस संस्थानों में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा आयोजित करना, जिसमें नीट, जेई, यूजीसी और नेट भी शामिल हैं। दरअसल प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष बनाना एनटीए की बुनियादी प्राथमिकता है, मगर इनमें जिस तरह से एक के बाद एक विसंगतियां सामने आ रही हैं, उसमें इस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नीट यूजी 2026 में परीक्षा में करीब 23 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। एनटीए का दावा है कि इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने में पूरी गोपनीयता बरती गई। इन्हें जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों से ले जाया गया था। परीक्षा केंद्रों की निगरानी एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से एआई सहायता प्राप्त सीसीटीवी के माध्यम से की गई थी। सुरक्षा के इन तमाम प्रबंधों के बावजूद अगर प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही कुछ विद्यार्थियों तक पहुंच जाता है तो यह वास्तव में बहुत ही गंभीर मसला है। जायरे की परीक्षा के आयोजन से संबंधित संस्था और अन्य संगठनों की पर्चाफोड़ माफिया से मिली भगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि विद्यार्थी इन परीक्षाओं के लिए कितनी मेहनत करते हैं। महंगी कोचिंग के लिए कई परिवार तो अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, तो कोई बैंक से कर्ज लेता है। इसलिए जरूरी है कि प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। वही बातें होंगी, मैं कह रहा हूँ लीपापोती शुरू हो गई और क्या सीख ले रहे हैं हम लोग, क्या हमने अभी तक सीख ली है। और हर बार वही बात है, अरे ऐसा करेंगे, होता कुछ नहीं है। बड़ा दुख है। नशे के विरुद्ध शांति प्रिय राज्य की छवि वाले हिमाचल प्रदेश में अब युवाओं के बीच नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। नशीले पदार्थ का जाल न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों तक फैल गया है। एक खास तरह का नशीला पदार्थ जिसे स्थानीय भाषा में चिट्टा कहा जाता है, उसकी लत युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है। दरअसल जम्मू और पंजाब की सीमाओं से सटे होने के कारण हिमाचल में नशीले पदार्थों की तस्करी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। जांच एजेंसियों के तमाम दावों के बावजूद नशे के स्तंभ पर रोक नहीं लग पा रही है। अब प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सरकारी नौकरी के लिए युवाओं का एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य कर दिया। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की भी हर वर्ष ऐसी ही जांच कराई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से युवाओं को नशे से दूर रखने में कुछ हद तक मदद मिल सकती है। हिमाचल सरकार ने 1 जून से शिक्षा संस्थानों में चिट्टा के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करने का भी फैसला किया है, मगर यह तभी सार्थक होगा जब अभिभावकों को भी इससे जोड़ा जाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और घरेलू कार्यों की व्यस्तता की वजह से माता पिता अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी की भी ही जानकारी कम हुई होती है। ऐसे में किशोरों और युवाओं के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख सकें, उन्हें नशे के दलदल में उतरने से रोक सकें। और इसके अलावा राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान से जोड़ने वाले अधिकारियों की वार्षिक रिपोर्ट में भी इस कार्य का उल्लेख करने की बात कही है। यह वास्तव में एक व्यवहारिक पहल है। इसमें दोहराय नहीं है कि राज्य सरकार सतही उपायों के बजाय धरातल पर काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे राज्य में शिक्षित युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी व्यापक स्तर पर कदम उठाने होंगे, क्योंकि नशे का सेवन करने वालों में छात्रों और बेरोजगार युवाओं की तादाद अधिक है। क्या है?
अब देखें, ये आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे, चीफ मिनिस्टर। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।